ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को 3 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो कोई न कोई बहाना बनाकर अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे क्या साबित होता है, आप कमेंट जरूर कर बताइएगा। आज अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के डर से थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि आज देश की जांच एजेंसियां बाज बनकर सभी भ्रष्टाचारियों को काट रही है। जो केजरीवाल कभी कहते थे कि भ्रष्टाचारी देश को दीमक की तरह खा जाते हैं, वही केजरीवाल आज खुद भारतीय राजनीति का दीमक बन गए हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस मामले में जांच एजेंसी को केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। इससे पहले ईडी 2 नवंबर और 21 दिसंबर को समन भेज चुकी है। ईडी का तीसरा समन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना जवाब देते हुए कहा कि यह समन परेशान करने वाले विचारों से प्रेरित है। इसी बीच संविधान विशेषज्ञ अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक अर्थ न्यायिक निकाय है। वह अपने आदेशों की अवहेलना के आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है। किसी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए वह दिल्ली पुलिस से केजरीवाल की गिरफ्तारी में सहयोग करने के लिए कह सकता है। अब चूंकि यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर और समय होते हुए भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय के लिए अब एक बार फिर से पेशी के लिए नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। सर्वोच्च न्यायालय के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जांच एजेंसी उच्च न्यायालय के माध्यम से अपने आदेशों का पालन करने का दबाव भी बना सकती है, लेकिन उसके पास समय के साथ वारंट जारी करने और उसमें भी पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करने का अधिकार है। यह एजेंसी के विवेक पर निर्भर है कि वह अपने आदेश की पूर्ति के लिए किस विकल्प को अपना उचित समझती है। अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, संविधान के जानकारों का मानना है कि प्रवर्तन निदेशालय देर सवेर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है। शराब घोटाले से अलग केवल जांच एजेंसी के आदेशों की अवहेलना भी उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार बन सकता है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब पत्र से देते हुए कहा कि वे एजेंसी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और हर एक सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन वह इस दौरान राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस को होने वाले कार्यक्रम को लेकर काफी व्यस्त है। इसके बाद यह भी लिखा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिससे कि वह चुनाव प्रचार न कर पाए। उन्होंने लिखा, ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। केजरीवाल ने ईडी के पहले के समन को भी अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, घोटाला, बंगला, मधुशाला के अलावा केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पिछले 9 साल में दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं खुला। राजनीतिक कोष्ठ की बात करें तो पिछले विधानसभा में 56% वोट लेने वाली पार्टी नगर निगम चुनाव में 43 पर आ गई है। क्या कहना है ऐसे में आपका, इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ संजय सिंह बुरी तरह हर एक मामले में फंसते जा रहे हैं। घोटालों में सरकार या घोटालों की सरकार। कट्टर ईमानदार का झांसा देकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल और इनकी सरकार ने घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कुछ ही विभाग है और रोज ही नया घोटाला सामने आ रहा है। और हट धर्मिता देखिए, ईडी से भागे फिर रहे हैं और खुद ही निर्णय भी सुना रहे हैं कि पूछताछ गैर जरूरी है। इस बीच आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सांसद संजय सिंह के कारण होना पड़ा भयंकर जलील। झूठों के सरदार आप सांसद संजय सिंह की चोरी न्यायालय में पकड़ी गई। यूपी के जल शक्ति मंत्री रहे महेंद्र सिंह पर संजय सिंह ने लगाए थे निराधार आरोप। महेंद्र सिंह की इमेज खराब करने की कोशिश की थी। अब कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए संजय सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। शराब घोटाले केस से जुड़े मामले में फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के सामने और भी चुनौतियां हैं। संजय सिंह की मुश्किलें अभी हल नहीं होने वाली है। बुधवार को मानहानि के मामले में उनके लिए एक बड़ा झटका तब लगा जब लखनऊ की एक अदालत ने पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उनके ऊपर सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश भी दिए गए हैं।
आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। वे अपने आरोपों के पक्ष में कोई और सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता है और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर 2 महीने के भीतर 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फैसले की तारीख से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना होगा। कोर्ट से बड़ी जीत मिलते ही महेंद्र सिंह ने लिखा, सत्यमेव जयते। आज सिविल जज लखनऊ कोर्ट के आए फैसले का मैं स्वागत करता हूं। सच्चाई की जीत हुई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाने वाले आप पार्टी के सांसद संजय सिंह पर कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही मेरे विरुद्ध आप पार्टी एवं संजय सिंह द्वारा किए गए सभी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है। मैं उन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर और मेरी सच्चाई पर हमेशा विश्वास किया। भारत माता की जय। 2 साल पहले महेंद्र सिंह, जो उस समय उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने लखनऊ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय सिंह ने उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में टिप्पणी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संजय सिंह अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत देने में विफल रहे, जबकि महेंद्र सिंह सम्मानित राजनीतिक छवि वाले भाजपा के एक जिम्मेदार नेता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आज तो ये उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होकर सारे सवालों के जवाब देकर दूध का दूध और शराब का शराब कर देंगे, लेकिन केजरीवाल ने आज लोकसभा चुनाव का बहाना बना दिया। इससे यह साबित होता है कि जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। केजरीवाल कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार, ईडी के पास जाऊं कैसे। जो अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में यह कहकर आए थे कि अगर किसी पर आरोप लगे तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वही केजरीवाल को आज लगता है कि न खाता न बही। जो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कहे वही सही। दिल्ली की राजनीति ईडी और अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित हो चुकी है। यह तीसरा मौका है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन के बावजूद जांच के लिए पेश नहीं हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मसले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि बार बार ईडी के समन की इस प्रकार अवहेलना होती है तो ईडी किसी को भी हिरासत में भी ले सकती है। केजरीवाल शराब घोटाला केस मामले में ईडी द्वारा जारी तीसरे समन पर भी बुधवार को पेश नहीं हुए और उन्होंने एक लिखित जवाब भेजकर नोटिस को अवैध बताया। आम आदमी पार्टी अब इस मामले में कानूनी रुख अख्तियार करने की बात कर रही है, क्योंकि कोई भी शख्स 3 बार ही ईडी का समन इग्नोर कर सकता है। ऐसे में अब केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने को कोर्ट का रुख कर सकती है। उससे पहले ही केजरीवाल को अपने बचाव के लिए कानूनी रास्ता अपनाना होगा। कोई भी शख्स ईडी के समन को 3 बार इग्नोर कर सकता है, यानी अब केजरीवाल ने उस सीमा की हद को पार कर लिया है। ईडी अब आगे कोर्ट में जाकर केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है। अगर गैर जमानती वारंट यानी NBW के बाद भी अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल पिछले 2 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसकी वजह से ईडी और आपके बीच तनातनी भी देखने को मिली थी। केजरीवाल के पास ईडी के समन से बचने के लिए कम से कम 2 कानूनी रास्ते हैं। वे ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। वो कोर्ट में अपने अधिकार की बात करते हुए आरोप क्या लगे हैं इसकी मांग कर सकते हैं। इसके अलावा वे कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले सकते हैं। ऐसे में जांच की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान वे गिरफ्तारी से बच सकते हैं।
दिल्ली के शराब घोटाला में उनकी संलिप्तता है। यदि कोई ईमानदार है तो उसे जांच एजेंसी और किसी भी प्रकार की पूछताछ से भला क्या और कैसा भय होगा। हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने देश की प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था पर अविश्वास जताया है, उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है, क्या अब उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक आधार बचा है। पूरी दिल्ली इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अरविंद केजरीवाल की तरह ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आदि नेताओं ने भी ईडी नोटिस को गलत बताया है। आज सच किसी से नहीं छिपा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कर्नाटक में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू। कांग्रेस सरकार 30 साल पुराने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े केस में 300 बुजुर्ग हिंदुओं को जेल में डाला। राम भक्तों पर अत्याचार कांग्रेस के पतन में आखिरी कील साबित होगी। वहीं अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित अतिथियों के नाम सामने आने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ी सूचना आई है, जिससे उनको भयंकर बेइज्जती हो गई है। उनको कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोनिया गांधी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस के प्रथम परिवार से एकमात्र आमंत्रित सदस्य है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निर्धारित मानदंडों के आधार पर निमंत्रण प्राप्त करने के योग्य नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया को मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख के रूप में आमंत्रित किया था। ट्रस्ट 3 श्रेणियों के राजनीतिक मेहमानों को निमंत्रण भेज रहा है। इसमें मुख्य धारा की पार्टियों के अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता इसमें शामिल है। इसके अलावा वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 1984 और 1992 के बीच राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था। विशेष अतिथियों के लिए ट्रस्ट रेड कारपेट बिछा रहा है। इसमें साधु संत, उद्योगपति, कलाकार और खिलाड़ी शामिल है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया। वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। 2014 के बाद से लोकसभा में विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं है, इसलिए वीएचपी ने कांग्रेस के सदन नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा है। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती को जल्द ही निमंत्रण मिलने वाला है। समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद पांडे ने कहा कि भगवान राम सभी के हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि समारोह का कोई राजनीतिक रंग न हो। वीएचपी नेता का यह बयान कई विपक्षी नेताओं के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। मिलिंद पांडे ने कहा, यह विडंबना है कि सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों ने समारोह का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे लोग इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इन लोगों को राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अगर इसका समर्थन करने वालों को लंबे समय से प्रतीक्षित राम मंदिर के वास्तविकता में बदलने से लाभ होता है तो इन्हें ईर्ष्या महसूस नहीं करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने बिहार के पोस्टर विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। दरअसल बिहार में राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाकर अयोध्या में राम मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया है। इस पर परिषद की ओर से विरोध जताया गया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंगलवार को कहा कि यह देश में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का एक और प्रयास है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा प्यारा खिलौना फूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका धीरे से लगा। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है।
हम किसी अखबारी खबर पर फैसला नहीं कर सकते। हमने जिन 24 मामलों पर सेबी से जांच करने के लिए कहा था उनमें से 22 मामलों की जांच हो चुकी है और सेबी ने अडानी ग्रुप को दोषी नहीं ठहराया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठ पर आधारित है। साथ ही साथ वकील प्रशांत भूषण को बड़ी लताड़ लगाई गई है कि आपके कहने मात्र से हम किसी को दोषी नहीं मान सकते। बड़ी मुश्किल से अगले आम चुनाव के लिए एक मुद्दा मिला था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बुधवार 3 जनवरी 2023 को अहम टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी के गठन की जरूरत नहीं है। सेबी की जांच इस मामले में पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने रखी गई याचिकाएं इस बात के लिए पर्याप्त नहीं कि इस मामले की जांच सेबी से ही ले ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में भरोसा दिया है कि सेबी 3 महीनों में जांच पूरी कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने इस संबंध में 22 में से 20 मामलों की जांच कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर निर्णय सुना रहे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एक संस्था OCCRP की अडानी समूह के विषय में लाई गई रिपोर्ट को हम मान्यता नहीं दे सकते और न ही इसके कारण सेबी की जांच पर शक किया जा सकता है। हिंडनबर्ग की तरह ही OCCRP ने भी अडानी समूह के खिलाफ गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि संस्था OCCRP का संबंध जॉर्ज सोरोस से है। जॉर्ज सोरोस भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करता रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोरोस की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर हमारी विधिक संस्थाओं की जांच पर शक करना ठीक नहीं है। इनकी रिपोर्ट को इनपुट माना जा सकता है, लेकिन इन पर विश्वास करके सेबी के हाथों से जांच नहीं ली जा सकती। इसके अलावा याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित किए गए 5 सदस्यीय पैनल पर हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोप संतोषजनक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल द्वारा दी गई रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को केंद्र सरकार द्वारा उपयोग करके कानूनी ढांचा मजबूत करने की बात भी कही है। गौरतलब है कि 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने भारतीय कारोबारी अडानी समूह पर कई आरोप लगाए थे और इसे इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाजी करार दिया था। इसके बाद अडानी समूह के वैल्यूएशन में काफी कमी देखी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने का आदेश दिया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।